विल आम आदमी पार्टी गो द बायजूस वे? ये सवाल उठाया सी वोटर के डायरेक्टर यशवंत देशमुख जी ने। अब यशवंत देशमुख जी ने ये सवाल उठाया दिल्ली के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, जहां पे काफी लोगों ने इस चीज के बारे में कल्पना भी नहीं की थी 6 महीने पहले कि आम आदमी पार्टी इलेक्शन हार जाएगी। और अभी अगर हम दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स देखें तो आम आदमी पार्टी जो है वो 62 सीट से घटकर सिर्फ 22 सीट्स पे आ गई है, और बीजेपी जो है वो 8 सीट से बढ़कर 48 सीट्स के ऊपर जाके 27 साल के बाद वो दिल्ली में सरकार बनाएंगे। ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ सालों में कि आम आदमी पार्टी, जो एक समय के ऊपर भारत का सबसे तेज बढ़ता हुआ पॉलिटिकल स्टार्टअप देखा जाता था, आज वो अपने डिक्लाइन पे है और उनके पास सिर्फ और सिर्फ पंजाब की एक सरकार बची है जो कि हम सब जानते हैं कि काफी अच्छी नहीं चल रही है। ऐसा क्या हुआ दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी की हार हुई, बीजेपी की जीत हुई? ये सारे एनालिसिस आपने बहुत जगह सुने होंगे। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे कि जो थोड़ी डिफरेंट होंगी, जिसमें आप इस चीज को समझ पाओगे कि इलेक्शंस होते कैसे हैं और क्या परसेंटेजेस होती हैं जो बेसिक फंडामेंटल डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं एक इलेक्शंस में। और दूसरी तरफ हम साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि कांग्रेस जो पिछले 3 बार के लोक विधानसभा इलेक्शंस में अपनी बड़ी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देके जीरो पे फंसी हुई है, उसका क्या दिल्ली में फ्यूचर है और क्या फ्यूचर है सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया अलायंस का हमारे देश में, जिन्होंने लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को करारी टक्कर दी थी। पर इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग खड़ी होके इंडिया अलायंस के विरुद्ध खड़ी हैं। क्या फ्यूचर है? तो आइए अब शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं ये सारी बातें इस आज की वीडियो में। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें कि पहले तो हम ये समझते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो डिक्लाइन हुआ उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह थी परसेप्शन ऑफ अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल का जब राइज हुआ था 2010 के दशक में, तो उनको समझा गया था एज अ एंटी करप्शन क्रूसेडर। अब भारत का जो मिडिल क्लास था उस समय के ऊपर, खासकर दिल्ली में, बहुत परेशान था। हमने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, उसमें से एक उदय होता है अरविंद केजरीवाल का एज अ हीरो ऑफ आम आदमी पार्टी और एज अ हीरो ऑफ मिडिल क्लास। उस समय के ऊपर बड़े सारे आर्टिकल्स लिखे गए थे। युगेंद्र यादव साहब ने एक आर्टिकल पे लिखा हुआ था कि इज दिस द न्यू डेमोक्रेटिक अपसर्ज ऑफ इंडिया, कि जहां पे मिडिल क्लास अब अपने हाथ में एक पॉलिटिकल पावर लेगा। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, जो पहले कुछ दिनों के लिए चलती है जब कांग्रेस उनको समर्थन देती है। फिर अरविंद केजरीवाल जी 2015 में दोबारा सरकार बनाते हैं 67 सीट्स के साथ 3 सीट जो है वो बीजेपी जीतती है। और उस समय के ऊपर बड़ी सारी अच्छी चीजें की गई, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि 5 साल के बाद उनकी सरकार रिपीट होती है और 67 से सिर्फ घटकर 62 के ऊपर जाती है। जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक्स की बात की जाए, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, और एक तरह से जो उनकी परसेप्शन थी, जो उनकी इमेज थी, उसको उन्होंने बरकरार रखा। पर ऐसा क्या हो गया सेकंड टर्म में कि अरविंद केजरीवाल का जो एम्पायर बिल्ड हुआ था, जो पॉलिटिकल स्टार्टअप एक यूनिकॉर्न बनने की तैयारी में था, जिसको राघव चड्ढा जी ने यह भी कहा था कि ये एक भारत का नया यूनिकॉर्न है। आम आदमी पार्टी हैज बिकम इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप, पॉलिटिकल यूनिकॉर्न है। ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम डिमाइस करने पे खड़ा है और लोग ये कह रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी। तो सबसे पहले तो हमने बात करी परसेप्शन की। दूसरी हमने बात करी कि हुआ क्या कि शीश महल कंट्रोवर्सी जो थी, जिसने परसेप्शन को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर दिया, कि जब दिल्ली जो था या पूरा भारत जो था या पूरी दुनिया जो थी वो कोविड से त्रस्त थी, उस समय के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना इतना बड़ा एक शीश महल बनाया, जिसको एलेज शीश महल कंट्रोवर्सी कहा जाता है, जिसमें बड़ी सारी बातें की गई। अब सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो सारी चीजें तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगी। पर लोगों के दिमाग में इस चीज को हिट किया कि जो आदमी ये कहता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लू वैगनार में घूमूंगा, मैं कोई सरकारी घर नहीं लूंगा, उसको इतने बड़े घर की क्या आवश्यकता थी, उनको इतने बड़े कैवलकेड की क्या आवश्यकता थी कि उनके पीछे एक पूरी की पूरी गाड़ियों की लोग घूमे। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या की गई, मिडिल क्लास की इमेज में जो इनका हिट आया। अब मिडिल क्लास के लिए ना वोट डालना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता है कि किसकी तरफ वोट डालें। कि हमारे देश में फ्रीबीज की राजनीति हो रही है, कि फ्रीबीज में हम चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे तमिलनाडु में डीएमके की बात करें, सब फ्रीबीज के ऊपर अलाइंड हैं। तो अगर सारे फ्रीबीज के ऊपर अलाइंड है तो मिडिल क्लास किसकी तरफ वोट डालेगा? क्योंकि मिडिल क्लास को तो ना ही कॉर्पोरेट टैक्स का बेनिफिट मिलता है, ना ही फ्रीबीज का बेनिफिट मिलता है। तो मिडिल क्लास किस तरफ वोट डालेगा? अब हुआ क्या कि मिडिल क्लास जो था वो पूरा का पूरा इंक्लाइंड था आम आदमी पार्टी की तरफ, अगर हम बात करें दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस में। क्योंकि अगर आप लोकसभा इलेक्शंस की बात करो तो लोकसभा इलेक्शंस में यही दिल्ली का मिडिल क्लास भर भर के वोट डालता था मोदी जी को। तो चाहे 2014 लोकसभा इलेक्शंस हो, 2019 लोकसभा इलेक्शंस हो, 2024 लोकसभा इलेक्शंस हो, पूरी की पूरी स्वीप जो है वो दिल्ली के में की गई है बीजेपी के द्वारा।
पर इस बार क्या हुआ, इस बार मिडिल क्लास को लगा कि ये आदमी जो हमारे दुख सुख के लिए आया था, ये तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, ये तो बिल्कुल ही अलग ट्रेजेक्टरी पे निकल चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रीबीज के मॉडल के ऊपर खड़ा है, इसने हमारे लिए कुछ किया नहीं है। खासकर सेकंड टर्म में जहां पे ना यमुना की सफाई की बात की गई, ना ही साथ एयर पोल्यूशन को साफ करा गया, और सिर्फ बहानेबाजी देखी गई कि एलजी हमें काम नहीं करने देते, यमुना हम साफ नहीं कर सकते, हमें 5 साल और दे दो, एयर पोल्यूशन पंजाब की वजह से, कभी हरियाणा की वजह से है, और अगर पंजाब की वजह से तो पंजाब में भी तो भगवंत मान के अंडर आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो लोगों को लगा ये सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे हैं, हमें इनसे आगे बढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से मिडिल क्लास ने इस बार बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया और बीजेपी को वोट डाला। और बीजेपी के वोट डालने के लिए मिडिल क्लास को एक और पुश फैक्टर मिला, वो था बजट में दिए हुए वायदे, और साथ ही साथ जो 8th पे कमीशन की बात की गई थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसने जो इंप्लॉइज हैं या मिडिल क्लास है उसको पुश किया टुवर्ड्स बीजेपी। और अगर आप वोट स्विंग की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी की कम वोट शेयर नहीं है, 43% के आसपास आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है, पर बीजेपी का 48% के आसपास का वोट शेयर है। ये 5% का वोट स्विंग जो है ना, ये पूरे इलेक्शंस को तब्दील करके रख देता है, और रिजल्ट आपके सामने है। इसके अलावा एक और जो चीज देखी गई कि अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज हो, सत्येंद्र जैन हो, ये सारे के सारे स्वयं भी इलेक्शन हार गए। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली के लोगों में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था इस सरकार के विरुद्ध। उनको लगा कि यार अगर सब कुछ ही एलजी के थ्रू होना है, अगर एलजी कुछ काम नहीं करने देते, अगर हम सीवर भी साफ करने के लिए ये बोलते हैं कि एलजी के पास जाएं, तो क्यों ना ऐसी पार्टी को वोट डाला जाए जो बहाने ना मारे और एलजी भी उनके साथ अलाइंड हो। तो ये एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो था, ये इनको और ले डूबा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि बीजेपी का उदय क्यों हुआ, व्हाई डिड बीजेपी राइज एंड फ्रॉम वेयर बीजेपी गॉट ऑल दिस पावर दैट दे केम बैक टू इलेक्शन। तो सबसे पहली उसमें बात है मोदी की गारंटी। मोदीज इमेज जो हमें सबको लगता था कि 2024 लोकसभा इलेक्शंस के बाद डिक्लाइन हुई है, ऐसा नहीं है। बीजेपी बहुत ज्यादा स्मार्ट एक इलेक्शन मशीनरी है, जिसको इलेक्शन लड़ना नहीं, इलेक्शन जीतना आता है। उनकी बूथ मैनेजमेंट, उनकी ग्राउंड वर्क, और सबसे बड़ी बात है मोदी जी की इमेज, कि आज भी दिल्ली में हुआ क्या कि केजरीवाल वर्सेस मोदी हुआ, और लोगों को मोदी जी की गारंटी के ऊपर और मोदी की डिलीवरी के ऊपर ज्यादा भरोसा है कंपेयर टू अरविंद केजरीवाल। तो पहला राइज हुआ बीजेपी का मोदी की गारंटी। दूसरा है अनसंग हीरोज ऑफ बीजेपी, जो है आरएसएस। आरएसएस की अगर हम बात करें तो आरएसएस बीजेपी का एक अनसंग हीरो है। बीजेपी के लिए अगर हम इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो इंडियन एक्सप्रेस कहती है कि आरएसएस ने अराउंड 50,000 जो छोटी छोटी सभाएं थी वो करी हैं दिल्ली में, और अगर 50,000 सभाएं करी हैं जहां पे लोगों को कहा गया कि आप बीजेपी के लिए वोट डालो, तो उसका कितना ज्यादा इंपैक्ट होता है, क्योंकि वो सभाएं छोटी छोटी होती हैं, वो रैलीज नहीं होती हैं, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में रैली करना आसान नहीं है, लोगों को घर से बाहर निकालना आसान नहीं है। तो अगर आरएसएस के केडर, आरएसएस के लोग जो हैं वो घरों में जा रहे हैं, छोटी सभाएं कर रहे हैं, इसका बेनिफिट जो है वो बीजेपी को होना ही था। तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि क्यों लोग बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए, वो ये था कि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। कांग्रेस कभी भी अपने आप को इतना मजबूत ऑल्टरनेटिव नहीं देख पाई कि एंटी इनकम्बेंसी वोट जो हैं वो कांग्रेस की तरफ जाएं। अगर हम लास्ट विधानसभा इलेक्शंस की बात करें तो कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 4% था, जो बढ़कर इस टाइम अप्रॉक्सीमेटली 6% के आसपास हुआ। अब कांग्रेस इस बात में बड़ी खुश हो रही है कि उनकी वजह से कुछ सीटें आम आदमी पार्टी हारी। अब उसको पोएटिक जस्टिस बोलो या कुछ बोलो, हमें नहीं आइडिया, पर यह है कि कांग्रेस कभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव नहीं थी कि जो एंटी इनकम्बेंसी की वोट्स थी वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हों, जिसका फायदा भी बीजेपी को देखा गया कि जो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट वोट्स थी, उन्होंने कहा कि हम ऐसी पार्टी को वोट डालेंगे जो सरकार बनाने के लिए काबिल है, और वो पार्टी कौन सी थी? दैट वाज बीजेपी। तो ये कुछ फैक्टर्स बनते हैं बीजेपी के राइज के और बीजेपी के इतने सालों के बाद दिल्ली में जीत के। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट ऑफ कंटेंशन की, जो है कांग्रेस, कि पहले भी जीरो, अब भी जीरो, और आगे का क्या पता। तो कांग्रेस कभी भी अपने आप को ऑर्गेनाइजेशनली इतना स्ट्रांग नहीं बना पाई कि अगर आप देखो 15 साल शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के सीएम की तरह काम किया, और आज भी अगर आप दिल्ली में जाओ तो लोग यही बोलते हैं कि शीला दीक्षित का जो समय था वो बेस्ट समय था। उसके बाद भी कांग्रेस कुछ रिवाइव नहीं कर पाई। ये फेलियर है कांग्रेस की लीडरशिप का, ये फेलियर है कांग्रेस के लोगों का कि क्यों वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशनली सेटअप नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज भी कांग्रेस जो है वो एक वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं देखा जाता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप पता ही नहीं है कि क्या आप इंडिया अलायंस में हो या इंडिया अलायंस के बाहर हो। एक तरफ आप बोलते हो कि हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, हम सारे मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि हम इंडिया अलायंस के बाहर जाके भी एक दूसरे की जो
चटाई है उसको खींचने की कोशिश करेंगे। अब किसी को नहीं पता कि कांग्रेस का फ्यूचर क्या रहेगा, दिल्ली में वो रिवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट एक चीज तो हमने जरूर देखी है, नेवर से नेवर इन पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स में जो भी है वो कभी भी किसी की पॉलिटिकल ऑब्यूचरी या पॉलिटिक्स का एंड नहीं होता। कोई आइडिया नहीं होता पॉलिटिक्स में कि कौन कब रिवाइव कर जाए और किसका जब लंका दहन कब हो जाए। इसके बाद बात आती है कि भारत के ऑपोजिशन का क्या, कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया अलायंस, कि इंडिया अलायंस का फ्यूचर जो है वो आज एक कोमा में है। किसी को नहीं पता कि इंडिया अलायंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। लोकसभा इलेक्शंस में अगर देखा जाए तो उन्होंने साथ मिलकर काम किया, और एक लोकमत के जर्नलिस्ट हैं आदेश रावल जी, वो ये कहते हैं कि इंडिया अलायंस का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि वो सारे मिलकर एक साथ आएं और बीजेपी को 2024 लोकसभा इलेक्शंस में हराएं या उनकी टैली को नीचे लेके जाएं, जिसका उनको फायदा भी हुआ। बीजेपी 400 पार तो नहीं कर पाई, पर उसके बाद क्या, उसके बाद बीजेपी ने सीखा और बीजेपी ने रिवाइव किया, चाहे फिर वो हरियाणा हो, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो, चाहे फिर वो दिल्ली हो, और आने वाले बिहार इलेक्शंस में भी बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने की उम्मीद लोग लगा के बैठे हैं। पर इंडिया अलायंस का क्या, इंडिया अलायंस ने साथ मिलकर इलेक्शन लड़े झारखंड में, वहां वो सक्सेसफुल हुए। इंडिया इलेक्शन ने साथ मिलकर इलेक्शन लड़े जम्मू एंड कश्मीर में, वहां वो सक्सेसफुल हुए। महाराष्ट्र में हालांकि वन सक्सेसफुल हुए, पर दिल्ली में वो सक्सेस रेशियो नहीं पा पाए क्योंकि वो साथ में मिलकर इलेक्शन उन्होंने लड़े ही नहीं। अगर आप टिकट्स की बात करें तो टिकट्स एलोकेशन कांग्रेस ने भी करी, आम आदमी पार्टी ने भी करी, और अगर आप रिपोर्ट की बात करें और बात करें डाटा की, तो ऐसी 14 सीट्स हैं जो एस्टिमेटेड सीट्स हैं जहां पे जितना कांग्रेस का वोट शेयर है उस वोट शेयर से कम वोटों से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हारे हैं। चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे फिर वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे फिर वो सौरभ भारद्वाज हो, ये सारे के सारे वो कैंडिडेट हैं जो उस बेसिस के ऊपर हारे हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट को वो डिफरेंस से ज्यादा वोट पड़े। तो इसका मतलब ये है कि क्या ये दोनों साथ आ जाए तो इलेक्शन जीत जाते, ऐसी गारंटी नहीं है, ऐसी एश्योरेंस नहीं है, पर हां एक मजबूत वायबल ऑल्टरनेटिव लोगों को जरूर मिलता। हो सकता है कि बीजेपी 48 से भी ज्यादा सीटें जीतती, ये भी हो सकता है कि ये दोनों साथ मिलकर सरकार बना लेते। किसी को किसी बात का आइडिया नहीं है, ये सब प्रेडिक्शंस हैं। जो हकीकत वो ये है कि बीजेपी इलेक्शन जीत चुका है। अब आगे का क्या, लोगों ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया। क्या चाहते हैं लोग? लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी जो है, जो वायदे उन्होंने किए, जो प्रोमिसेस उन्होंने किए, जिससे लोग परेशान हैं, चाहे फिर वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे फिर वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे फिर वो यमुना की प्रॉब्लम हो, चाहे फिर वो दिल्ली की सड़कों की प्रॉब्लम हो, चाहे दिल्ली के ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम हो, इन सारे मुद्दों से लोगों को राहत चाहिए। इसी के लिए लोगों ने सेंटर में भी और दिल्ली में भी बीजेपी को वोट डाला है। अब बीजेपी का लिटमस टेस्ट है कि जो बड़े बड़े वायदे बीजेपी ने किए, क्या बीजेपी उनको लेके आगे चल पाएगा, उनको फुलफिल कर पाएगा। ये नेक्स्ट होगा बीजेपी के लिए। और लास्ट सवाल जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ आम आदमी पार्टी। अगर हम आम आदमी पार्टी के फ्यूचर की बात करें तो आम आदमी पार्टी आज सिर्फ और सिर्फ पंजाब में सत्ता धर के बैठी है। गुजरात में गए, उन्होंने 14% के आसपास वोट शेयर लिया, जो कि कांग्रेस का वोट शेयर था। अब क्या गुजरात में वो अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू कर पाएंगे? It is very unlikely according to poll strategist प्रशांत किशोर। दूसरी बात, गोवा में वो गए, गोवा में वो सक्सेसफुल नहीं हुए। वो महाराष्ट्र में गए, वहां भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए। वो उत्तराखंड में गए, वहां भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए। वो हिमाचल प्रदेश में गए, वहां भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए। पंजाब में वो सक्सेसफुल है क्योंकि पंजाब में एक इलेक्टोरल वैक्यूम था। पर जिस तरह से पंजाब के इलेक्शंस चल रहे हैं, सरकार चल रही है, लाखों करोड़ का पंजाब के ऊपर डेट है। और ये भी इंटरनल खबरें आती हैं कि काफी सारे एमएलए जो हैं, दे आर अनहैप्पी विद भगवंत मान, और पंजाब आम आदमी पार्टी में भी आपस में रिफ्ट है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या होगा, अरविंद केजरीवाल किस तरह से आगे लेके जाएंगे, इस चीज को सब देखने वाली बात है। पर रिजल्ट ये है कि आम आदमी पार्टी का लॉस हुआ, डिक्लाइन ऑफ आम आदमी पार्टी, एन एंड ऑफ एन एरा। आगे क्या होता है ये देखने की बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट कीजिएगा।